तालियों से, बिना देर किए हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मेरे प्यारे भाई विवेक जी का, अमृता जी का जोरदार स्वागत करेंगे, जोरदार स्वागत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल के अंदर, जनवरी के अंदर पहली बार हम मीटिंग कर रहे हैं। और महेश सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जबरदस्त तरीके की पर्सनैलिटी, क्योंकि आप हम सबके सब लोग एक अलग अलग पर्सनैलिटी है। अपन ऐसा नहीं सोच सकते कि जो महेश सर अपने को चौपाइयां सुना सकते हैं वो मैं सुना सकता हूँ, या आप जो रविंद्र सर बात कर सकते हैं वो महेश सर कर सकते हैं। तो ये सब लोगों की जो विविधता के अंदर जो क्वालिटीज हैं, उन सबको जब इकट्ठा कर दें तो कितना मजेदार वाली बात हो जाती है। जैसे कि अगर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ लेकिन मेरे को बहुत अच्छी बैटिंग नहीं आती है, लेकिन बॉलिंग, ऑफ स्पिन, लॉन्ग स्पिन सब कुछ कर लेता हूँ, तो टीम के अंदर जगह बन जाती होती है। अब मेरे को ये जरूरत नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छी बैटिंग करने की जरूरत है, तो उसमें बैटिंग करने वाले दूसरे लोग अच्छे होते हैं। तो जैसे क्रिकेट बिल्कुल एक टीम गेम है, हम लोग एक बिल्कुल टीम गेम के अंदर है, और हम सब लोगों की अलग अलग खासियतें। अगर आपकी टीम के अंदर सचिन बैटिंग करे और आपके रन बनते रहे तो मजेदार काम हो जाएगा ना, एकदम जबरदस्त बात हो जाएगी। तो सबसे पहले काफी सारे लोगों के लिए हम एकदम नए हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। हम अमृता और विवेक गोयल बीकानेर से हैं, अमृता अजमेर से है, लेकिन शादी के बाद हम लोगों की शादी 1997 के अंदर हुई थी। यानी हम लोगों की शादी का अभी 26 साल होने वाले हैं। और जब हम लोगों को ये बिजनेस बताया गया था, एमवे बिजनेस, तो उस समय हम लाइफ के अंदर ऐसा अपने आप को पाते थे कि एकदम वेल सेट है और कुछ भी ढूंढ नहीं रहे हैं। भगवान की बहुत विशेष कृपा से हमारे परिवार के अंदर हम लोगों ने बचपन से कभी भी ऐसा कोई पैसे की कमी नहीं देखी, किसी भी चीज की कमी नहीं देखी। सब चीज एकदम बहुत बढ़िया तरीके से थी। मेरे पापा और मम्मी दोनों गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे, और मुझे तो सौभाग्य मिला था पापा के बराबर पोस्ट से अपने जीवन को स्टार्ट करने का। जब मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट की थी तो मैं राजस्थान का यंगेस्ट गस्टेड ऑफिसर था। अभी मेरी 27 साल की नौकरी हो चुकी है, और मैं अभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ राजस्थान इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और कम से कम जो टॉप पोस्ट होती है, शुरू में जब ज्वाइन किया था तभी पता था कि कम से कम 10 साल इस पोस्ट के ऊपर रहने वाले हैं। अगर उस पोस्ट के ऊपर कोई जना 10 महीने रह ले तो एक बहुत बड़ी बात होती थी। और हमारे तो परिवार के अंदर भी काफी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि पापा भी इंजीनियर ही थे, तो मैं भी एईएन था, पापा भी एईएन थे। मैं 23 साल का एईएन था और पापा 23 साल से एईएन थे। यानी प्रमोशंस नहीं होते थे, और एमवे जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है गवर्नमेंट नौकरी के अंदर कि आप जब चाहे जितने मर्जी प्रमोशन आपके हाथ में हो। वो सीनियरिटी के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से ही गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्रमोशंस हुआ करते होते हैं। तो पापा और मैं दोनों गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे। साथ के अंदर बता देते हैं, मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर थे। और मेरे पापा को भी रिटायर हुए 21 ईयर्स हो चुके हैं, मम्मी को रिटायर हुए 18 ईयर्स हो चुके हैं। अमृता, जैसा कि बताया, महेश सर ने लेक्चरर थी। और मेरी दो बहनें हैं। एक बहन तो अभी आप में से काफी सारे लोग जानते हैं, एमरल्ड है एमवे बिजनेस के अंदर, पीयूष गोयल। और साकेत मित्तल जयपुर के अंदर रहते हैं। और हमारे बिजनेस करने के 18 ईयर्स बाद उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। हमारे बिजनेस करने के 9 साल बाद 2000 में हमने बिजनेस किया था, और 2009 के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था। यानी मेरे जिया जी कहते हैं कि पीयूष जो मेरी सिस्टर है, कि उसने सब्जेक्ट भैया के कहने से लिया, शादी भैया के कहने से की, हर काम भैया के कहने से करती थी, लेकिन भैया के कहने से एमबीए नहीं किया, है ना। तो आपके कहने से अगर कोई जना एमबीए नहीं कर रहा तो कोई चिंता वाली बात नहीं होती कि ऐसा कि ये कर क्यों नहीं रहा। प्योरली प्योरली ये भगवान का प्लान है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस बिजनेस के अंदर जब आप देखेंगे और जितना इसको समझेंगे उतने इसके दीवाने होते चले जाएंगे। तो उस समय जब बिजनेस हमारी लाइफ के अंदर नहीं था, तो मेरी एक बहन अभी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और दूसरी बहन जो है मेरी, वो भी राजस्थान गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही थी, आरएस एलाइड के अंदर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। यानी हम परिवार के अंदर 6 लोग, और 6 के 6 लोग कमाने वाले। उसके बावजूद हम सोचते थे कि लाइफ और थोड़ी बेटर होनी चाहिए, हमें अपने पोटेंशियल को बढ़िया बढ़िया कोचिंग सेंटर खोला हुआ था। और वो बीकानेर का वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट कोचिंग सेंटर था।
पूरे बीकानेर के अंदर नंबर 1 चलता था। सब कुछ चीज फेस पूरा नहीं आ रहा ना, तो ऊपर की तरफ स्क्रीन का कुछ गड़बड़ है, ऐसे कर देता हूं मैं, तब आ जाएगा। अब आ गया है ना। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कि किस तरीके से कि हम सब के सब लोग जॉब्स में थे, साथ साथ के अंदर बीकानेर का नंबर 1 कोचिंग सेंटर चलाते थे। लाइफ के अंदर एकदम सेट और सब कुछ बढ़िया लगता था, प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बढ़िया लगता था, है ना। लेकिन भगवान ने हमारे लिए प्लान किया हुआ था एमवे बिजनेस, और भगवान का लाख लाख शुक्र है जिनके ऊपर भगवान की विशेष विशेष कृपा होती है, उन्हीं को ही एमवे बिजनेस मिल पाता है। तो हम लोगों को जब एमवे बिजनेस देखने के लिए बुलाया गया, तो उस समय मैं तो अपनी एक्स्ट्रा क्लास लेने के अंदर संडे को गया हुआ था, और वो लंबी स्टोरी को कट शॉर्ट करके अपन बात करेंगे कि बिजनेस शुरू के अंदर मुझे बिल्कुल अनबिलीवेबल लगा, टू गुड टू ट्रू लगा। मुझे लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये लड़का जो है ये 10वीं क्लास पढ़ा हुआ है और ये आज के बाद काम भी ना करे तो भी इसको पैसे आते रहेंगे, और इसको जो है वो पैसे लगातार जब तक धरती रहेगी तब तक आते रहेंगे। अब तो हम देख रहे हैं उस बंदे को पैसे आते जा रहे हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन उस समय लगता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। हम लोग तो कोचिंग सेंटर के अंदर इस साल इतना ध्यान से पढ़ाते हैं, फिर विज्ञापन देते हैं पूरा, फिर नए बच्चे आते हैं, फिर उनको वापस पढ़ाते हैं। नौकरी के अंदर हर रोज जाते हैं, सालों साल जाएंगे। तो जब जब काम करते हैं तब तब पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता है। तो लगा नहीं कि ये चीजें कुछ भी संभव है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के अंदर देखा था कि पैसा हमेशा काम करने से आता है, और काम करने के अंदर काम और काम को करने वाला दो चीजें शामिल होती है। मैंने अभी देखा अपनी लाइफ के अंदर कि कभी कभी काम ही नहीं रहता और कभी कभी काम को करने वाला नहीं रहता, और दोनों स्थितियों के अंदर जो है वो पैसा आना बंद हो जाता होता है। वो बता रहे थे कि आज के बाद कभी भी काम ना करे तो भी इसको पैसा आता रहेगा, और वो एकदम साक्षात बात है। एक एसेट बेस्ड इनकम की बात बता रहे थे कि आप एक एसेट बना दो, आपने एक बहुत बड़ा मॉल बना दिया, उसके बाद उसको किराए पे दे दिया तो किराया आता ही रहेगा। आपने पैसे बैंक के अंदर ही जमा करा दिए तो ब्याज आता ही रहेगा। किशोर कुमार ने एक बार गाने गाए, अब वो गाने गाते भी नहीं है, गाएंगे भी कैसे, धरती के ऊपर नहीं है, तो भी उनके गाए हुए गानों की करोड़ों रुपए की रॉयल्टी जो है वो अमित कुमार को आती रहती है। तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग ना तो इतने अमीर हैं कि बहुत सारे पैसे जमा करा सकें, ना हम लोग जो है इतने टैलेंटेड हैं कि सिंगर साइंटिस्ट राइटर बन सके। तो हम लोग जो एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके के लोग हैं, जिनके पास में इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है जिससे कि पैसिव इनकम आ जावे, जिनके पास में इतनी सारी जो है टैलेंट भी नहीं है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे क्या चीजें हो रही है। तो मैंने अभी अपनी लाइफ के अंदर खुद में देखा है कि कभी कभी काम नहीं रहता। हमने कोचिंग सेंटर के ऊपर कोचिंग सेंटर खोला, मेरे पढ़ाए हुए 18 लोग असिस्टेंट इंजीनियर बने, लेकिन उसके बाद में 15 साल तक आरपीएससी नहीं हुई, तो पढ़ाओ किसको। तो पीएमटी पीईटी आईआईटी खोला कि हर साल होता है, तो पता चला कि हमारा ट्रांसफर ही बीकानेर से उठाकर गंगानगर हो गया, तो कोचिंग सेंटर को साथ उठा के लेके नहीं जा सकते। यानी कि काम खत्म, पैसा खत्म। फिर मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया 2007 के अंदर, और मैं तो बिल्कुल बस अभी सेकंड लाइफ जी रहा हूँ। जो साथी मेरे गाड़ी चला रहे थे वो तो ऑन दी स्पॉट भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, और मेरे पिताजी पीछे बैठे थे, तो इट वाज ए मेजर एक्सीडेंट। और अगर मैं उस एक्सीडेंट के अंदर नहीं रहता तो मेरी वाइफ को तो चीफ इंजीनियर बनाने वाले नहीं थे। उनको अगर अनुकंपा नौकरी करनी होती राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर मर्सी ग्राउंड के ऊपर, तो क्लर्क बन सकते हो आप। सिर्फ आईएएस की भी वाइफ जो होती है वो सरकार के अंदर आईएएस नहीं बनेगी, क्लर्क बन सकती होती है। यानी क्या चीज होती। तो उस समय ये कुछ बातें समझ में नहीं आती थी। जैसे आज नई नई बातें मैं एक ही बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए 419 लोगों में सब लोग अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। हम किताब एक ही पढ़ते हैं, सुबह मॉर्निंग बुक क्लब चलाते हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन मैं देखता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ कि सब लोग अलग अलग इंटरप्रिटेट करते हैं उसी चीज को। एक ही किताब है, रविंद्र जैसे प्रोफेसर है तो पढ़ाते एक ही चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं सारे अलग अलग तरीके से चीजों को समझ रहे होते हैं। कोई व्यक्ति जो एमबीए के अंदर एकदम नया आया है वो उसको एकदम अलग अंदाज से बात को समझेगा, जिसको 1-2 साल हो गए, जिसको एमबीए अंडरस्टैंड हो गई, तो वो अलग तरीके से बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो उस समय जब हम कुछ भी नहीं ढूंढ रहे थे, तो ये बड़ी बड़ी बातें चल रही थी कि इस बिजनेस के थ्रू आप रॉयल्टी इनकम कमा सकते हो, इस बिजनेस के थ्रू आप फॉरेन ट्रिप्स जा सकते हो, इस बिजनेस के थ्रू आप बहुत लोगों का बहुत भला कर सकते हो, आपको बहुत मान सम्मान मिल सकता है, रिकॉग्निशन जबरदस्त है,
रिलेशनशिप के बिना कोई लाइफ नहीं होती। तो इस बिजनेस के अंदर ट्रू रिलेशनशिप्स, बिल्कुल सेल्फलेस, बिना स्वार्थ के रिश्ते बनते हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना। तो बहुत सारी चीजें बताई जा रही थी, और लेकिन वो सब बातें ऊपर से जाई जा रही थी, और लग रहा था कि आज ये कैसे मूर्ख बनाने वाले काम कर रहे हैं, ये क्या कहानी है। फिर यार जीजा जी जो मुझे बता रहे हैं, उनको तो हम बड़ा आइडियल समझते हैं, वो तो इतने बड़े अधिकारी हैं, उनके पास में तो 4 कारें हैं, मेरे पास तो एक ही है। उनके पास तो सेंट्रली एयर कंडीशन घर है, मैं सोचता हूँ कि मेरा कभी होएगा। उनके पास वो लाइफस्टाइल है जो मैं सोचता हूँ कि 15-20 साल बाद मेरे पास होएगी। तो वो सब चीजें जब उनके पास हैं, फिर भी वो इतने दीवानेपन के साथ इसको समझा रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो है जो शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसलिए इस बिजनेस के अंदर हम संदेश देते हैं कि जब तक आपको समझ नहीं आवे, तब तक, जब तक आपको ना दिखे, तब तक जो आपको बता रहा है उसकी नजरों से इसको देखने की कोशिश करें। वो व्यक्ति जो आपकी अपलाइन है, वो पहाड़ की चोटी से जो नजारा देख पा रहा है, अभी आप उस पहाड़ के नीचे खड़े हैं तो उसके उस पार नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारे को हमारी अपलाइन की नजरों से चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अगर अभी हमारे पास में विश्वास नहीं है, तो विश्वास को उधार लेना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। विश्वास फलम, अभी अभी महेश दुबे जी ने इंट्रोडक्शन के अंदर बोला था कि फेथ होएगा तो सब कुछ होएगा। और व्यापार की तो हम फुल फॉर्म ही बोलते हैं बी प्लस अपार। बी का मतलब विश्वास, और अपार का मतलब बहुत ज्यादा। जिन लोगों को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, वो व्यापार कर पाते हैं, और बाकी लोग नौकरी कर पाते होते हैं। क्योंकि नौकरी वाला भी कोई ना कोई व्यापार ही कर रहा होता है ना। हम उसके यहाँ पे नौकरी कर रहे होते हैं, तो व्यापार तो उसका हो ही रहा होता है। हमेशा अपन व्यापारी सरकार का भी कोई ना कोई व्यापार है ना। लोकतांत्रिक संस्था है, जो भी चीज है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो सब बता रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था, लग रहा था कि हो क्या गया जिया जी को। और कुल मिलाकर जो है, जब वो आए, उन्होंने कहा कि ये बिजनेस स्टार्ट कर लो, उस जमाने में फ्री में चालू नहीं होता था। उस जमाने के अंदर ये बिजनेस 4400 रुपए की एक किट लगाकर स्टार्ट होता था, एक किट लेनी पड़ती थी। तो 4400 रुपए अभी आपको लगेगा कौन सी बड़ी बात है यार, 4400 रुपीज क्या चीज होती है। लेकिन आप उस टाइम फ्रेम के अंदर जाकर चीजों को अंडरस्टैंड करें कि जब मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए महीना होती थी, और कोचिंग सेंटर से मैं 15,000 कमाता था, तो बहुत मेहनत करके 25,000 रुपए हम कमाते थे। और हर 20 साल में इकोनॉमी के अंदर एक जीरो लगना तय होता है। ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि हर 20 साल के अंदर एक जीरो लग जाएगा। 1940 के अंदर 10 रुपए में एक परिवार चलता था, 1960 में 100 रुपए हो गया, 1980 में 1000 रुपया हो गया, 1980 में मेरे फादर की तनख्वाह 1000 रुपए थी। सन 2000 के अंदर आप लोग रिलेट कर सकते हैं, नए लोग भी, 10,000 रुपए ठीक ठाक तनख्वाह मानी जाती थी। और 2020 के अंदर 1 लाख, है ना। 1 लाख रुपए बिल्कुल, जो हमारे उस जमाने में जिस लेवल पे मैं था, उसको मिलती है भी 1 लाख रुपए। और 2040 के अंदर 10 लाख रुपए, ये एक जीरो लगना तो तय है इकोनॉमी के अंदर। यानी कि अब 20 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, तो आप सोचो कि बिजनेस 44,000 रुपए के अंदर चालू हो रहा है ना। तो 44,000 या 50,000 रुपए कोई आपसे मांगे, तो एकदम से नहीं दे पाएगा ना। एक आम आदमी लगेगा यार क्यों देना है, मेरे से तो होएगा भी नहीं। तो हमने कहा जी जी हमारे तो बस की बात नहीं है, आप कर रहे हो तो निश्चित रूप से अच्छा तो होएगा। बोले क्या बस की बात नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते। तो हमने बोला कि हम किसी को कह नहीं सकते, लोग हमारे पास आते हैं, हम किसी के पास जा नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्टर्स भी हमारे पास में आते हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे पास में आते हैं, तो हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं, हम किसी के पास नहीं जा सकते। फिर हमारे पास में समय नहीं है। सुबह मैं कोचिंग पढ़ाने जाता हूँ, फिर मैं नौकरी जाता हूँ, शाम को फिर मैं 2 घंटे कोचिंग पे जाता हूँ, तो अब मैं करूंगा कब। यानी कि सारी एक्सक्यूजेज होती हैं जब हमारे पास में विजन क्लियर नहीं होता है, जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, तो हमारे पास में टाइम नहीं होता। कहते हैं ना मेरे पास समय नहीं है, तो उस बात का मतलब ये होता है कि जो काम आप बता रहे हो उसके लिए समय नहीं है। बाकी जो मैं नौकरी कर रहा हूँ उसके लिए समय तो है ना, जो मैं कोचिंग करा रहा हूँ उसके लिए समय है ना, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसके लिए समय है ना। कि रुचि नहीं है तो मतलब समय भी नहीं है। जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट आ जाए, जो चीज की क्लैरिटी हो जाए, तो समय भी अपने आप आ जाता होता है। तो हमारे पास तमाम बहाने थे, ना हमारे पास में समय था, ना हमारे पास में एटीट्यूड था, और सबसे बड़ी बात है कि ना हमारे को लगता था कि हमारे को जरूरत है ना। हमको लगता था कि हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि विजन नहीं था कि कितना बड़ा काम है, क्या चीज है ये बता रहे। तो अल्टीमेटली ऐसा ही होता है नए आदमी के साथ में, और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है जब आप एक सिस्टम के साथ लाइक माइंडेड, जो लोग उस काम को कर रहे हैं, उन चीजों के साथ जब आप जुड़े रहते हैं, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे अभी आप महेश दुबे जी को अभी देख रहे हो, रविंद्र को अभी देख रहे हो, वैसे ही वो शुरू से थे, वैसे नहीं थे वो।
उनकी सबकी एक जर्नी होती है, सारे एक सिस्टम होता है, तो हम लोगों ने नहीं किया। फिर भी गॉड्स प्लान हमारे को एक सेमिनार के अंदर ले जाया गया। मैं अचानक जयपुर गया हुआ था मेरी सिस्टर को एग्जाम दिलाने। वहां पे कुलीन देसाई जी एमबीए बिजनेस के बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़े डायमंड है, वो आए हुए थे अमेरिका से। और उनके सेमिनार के अंदर ये बताया गया कि बिजनेस इतना बड़ा है, जैसे मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बिजनेस के थ्रू हम लोग अभी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का एसेट बना चुके हैं। क्योंकि 10 लाख रुपए महीने की इनकम तभी आएगी जब कम से कम 20 करोड़ का एसेट आपके पास होएगा 6% के इंटरेस्ट रेट से। जितनी भी अभी आप इनकम जनरेट कर रहे हो उसको आप 200 टाइम कर दो तो 6% का इंटरेस्ट बनता होता है ना। तो 6% का इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई जना 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसका जो एसेट है वो 2 करोड़ रुपए का हो चुका है। और एमवे बिजनेस के अंदर फाउंडर प्लेटिनम अगर 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है तो 1 लाख रुपए महीने तब आएंगे जब 2 करोड़ रुपए बैंक के अंदर पड़े होंगे, है ना। और अगर कोई जना 5 लाख रुपए कमा रहा है तो 10 करोड़ रुपए हो गया, 10 लाख रुपए कमा रहा है तो 20 करोड़ रुपए हो गया। एसेट बनाने वाली बात हो गई। तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं इस बिजनेस के थ्रू लोगों के पास में अपने एरोप्लेन है। तो मुझे तो हंसी आ रही है यार, कैसी बात है, मजाक कर रहे हैं। हम लोगों के पास में तो एक मारुति 800 होती थी, है ना। हमारे को लगता था ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मारुति 800 होना, है ना। तो ये कैसे एरोप्लेन कैसे हो सकता है। अभी तो हम हर मीटिंग के अंदर बताते हैं अपने साथियों को कि 10 साल बाद हमारे पास में भी अपना खुद का हेलीकॉप्टर होएगा, एक तय बात है ना। रिकॉर्ड हो रही है ये बात, है ना। कोई जना हमारे को सुना भी सकता है कि देखो आपने कहा था। पहले हम 10 साल पहले बोलते थे कि हमारे पास में ये वाली डस्टर गाड़ी बहुत अच्छी है, वो होगी, तो वो हो गई थी। बाद में हम बोलते थे हमारे पास फॉर्च्यूनर होगी, तो फॉर्च्यूनर हो गई। अब हम बोलते हैं हमारे पास में बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर होएगा, तो वो भी होएगा। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है वो। लेकिन उस समय नए आदमी को समझ में नहीं आती होती बात, लगता है यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने कहानी सुनाई जो मेरी वाइफ को बहुत अच्छी लगती है, अमृता को भी। तो वो कहानी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ तो आप रिलेट कर पाएंगे उस चीज को। जिस कहानी के थ्रू हमने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, मतलब वो कहानी वो वाली कहानी है। उस कहानी के अंदर क्या होता है कि वो बताते हैं कि पुराने जमाने की बात है, एक बंदर और बंदरिया जो है वो पेड़ों के ऊपर इधर उधर उछल कूद करते थे। बंदर बंदरिया के ऊपर बहुत सारी हजारों कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। जातक कथाएं और ये कथाएं, है ना, पंचतंत्र की कहानियां बचपन में हम बहुत पढ़ते थे। तो कहते थे कि बंदर बंदरिया उछलते थे। और ज्यादातर तो वैसे मनुष्यों के ही सपने होते हैं, जानवरों के हम बोलते हैं सपने नहीं होते, लेकिन बंदर हमारे बहुत करीब है। तो उनके कहते हैं कि सपने थे। तो वो बस सपनों की बातें करते थे, जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ कि मेरे पास हेलीकॉप्टर होएगा। किसी जने का जिसको भी पूरी समझ नहीं है वो मेरे को बेवकूफ समझ सकता है, लेकिन जिसको समझ है, हमने तो प्रूव करके दिखाया है, तो बेवकूफ वाली कहीं कोई बात ही नहीं है। शुरू से बिजनेस की बात छोड़ दे, मैं नौकरी के अंदर एक्सेल किया, पढ़ाई के अंदर हमेशा एक्सेल किया, हर समय बढ़िया 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 ही जगह के ऊपर रहे, है ना। तो कोई वाली बात कहने की बात नहीं है कि कोई बेवकूफ नहीं है सामने वाला आदमी, लेकिन लग सकता है कई जनों को, है ना। हमारे को लगता है कई बार ये आदमी बेवकूफ है, तो इसका मतलब शायद हम खुद ही बेवकूफ है ना। तो हमारे को अंडरस्टैंड करना होता है। तो उनके सपने थे। और एमवे बिजनेस की पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास में सपने होने चाहिए। नहीं है तो बड़े सपने वालों की संगति करेंगे तो सपने हो जाएंगे, है ना। हमारी जो एमवे की गाड़ी है उसका पेट्रोल सपने है। तो उन बंदर और बंदरिया के सपने थे। और वो कहते थे कि हमारे पास में भी फॉर्चूनर आ जाए, मजा आ जाए, हमारे पास में भी बड़ा सा घर आ जाए, मजा आ जाए, हमारे को भी बहुत लोग पूछे, बड़ा मजा आ जाए, हम भी जो मर्जी चीज जिस मर्जी चीज मार्केट के अंदर जावे आराम से खरीद लेवे, हमारे भी बच्चे जो है वो एजुकेशन के अंदर कोई एजुकेशन लोन ना लेना पड़े। मेरी बेटी ने एक्सएलआरआई जमशेदपुर से एमबीए किया, 25 लाख रुपए खाली फीस थी। एक सिंगल ट्रांसफर से 25 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। अगर नहीं एमबीए होता तो एजुकेशन लोन लेना पड़ता, चाहे कितनी बड़ी नौकरी हो, है ना। मेरी बेटी ने जो है वो बीटेक किया एनआईटी जयपुर से। तो बीटेक की तो चलो ज्यादा फीस नहीं होती, लेकिन एमबीए के अंदर तो पक्का लोन लेना पड़ता, है ना। तो बंदर और बंदरिया के बहुत सारे सपने थे कि ये सब चीजें हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। लेकिन बस वो उछल कूद करके जिंदगी निकल रही थी, क्योंकि सपने के बाद में अगर कोई राइट प्लेटफॉर्म नहीं हो, राइट एक्शन नहीं हो, किसी दिशा में जा नहीं रहे हो तो पहुंचेंगे कहाँ। कहते हैं जिंदगी ज्यादातर लोगों की उस बस कंडक्टर की तरह होती है जहाँ पे सफर तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन पहुंचते कहीं पे भी नहीं है ना। रोज 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 घूमते हैं, है ना, रोज जाते हैं।
अपने सपने देखते थे तो महेश जी जानते हैं कि प्रार्थना के अंदर बहुत ताकत होती है, तो भगवान कभी ना कभी बात सुन लेता होता है। तो भगवान ने उस दिन बात सुनी और एकदम से आकाशवाणी हुई, मौसम बदला और आकाशवाणी हुई कि इस शुभ वेला के अंदर जो भी प्राणी ये सामने जो नदी बह रही है उसके अंदर डुबकी लगा के बाहर आ जाएगा, वो प्राणी देव कन्या और देव पुरुष बन जाएगा। बंदरी ने आव देखा ना ताव, और जो बंदरी थी वो सीधी सीधी जो है उसने छलांग लगा दी नदी के अंदर और डुबकी लगाकर बाहर आ गई। और बंदर जो है, और जैसे ही वो डुबकी लगाकर बाहर आई तो बंदरी जो है वो देव कन्या बन चुकी। यानी देव कन्या का मतलब उसके सारे सपने पूरे हो चुके थे। देव कन्या को तो अब किसी चीज की क्या कमी है ना। जिन सपनों को भी उन्होंने कहा था वो सारे सपने उसके पूरे हो चुके थे, लेकिन उसको तो याद था कि ये बंदर इसका भाई है, और बंदर ऐसे ऐसे खुजा रहा था वहां पे, है ना। तो बोला, अरे बंदर भाई मैं हूँ वो बंदरिया तेरी वाली, और तू क्या हुआ, तू आया कैसे नहीं, कूदा कैसे नहीं, डुबकी कैसे नहीं लगाई, है ना। तो बंदरिया ने जवाब दिया, बंदर ने जवाब दिया कि मैंने सोचा यार ये सब बातें फालतू की हैं, बकवास है, ये कोई चीजें पॉसिबल थोड़ी है। ये कह रहे हैं कि इससे बड़े सपने पूरे हो जाते हैं, ये हो जाता है, रोज ऐसी कई स्कीमें आती हैं, कई कहानियां होती हैं, कई पड़ोसी घूमते रहते हैं, कई कहते हैं ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमका। तो ये सब चीजें होती थोड़ी है, ये बता रहे हैं, कोई एक आधे को होगी होगी, है ना। विवेक गोयल को होगी होगी, महेश दुबे को होगी होगी, रविंद्र राठौड़ को होगी होगी, बाकी सबको तो होती नहीं है। ऐसा कोई थोड़ी पॉसिबल है, ये तो कुछ नहीं है, ये मूड बनाने का, अक्ल निकालने का काम है। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा। तो बंदरिया ने बोला कि भाई वो तो मैंने भी सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डुबकी लगा लेती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, बंदरी हूँ, बंदरी तो रहूंगी रहूंगी, लगा के देख लेते हैं, फर्क क्या पड़ने वाला है ना। तो मेरे को लगा यार ये वाली बात जोरदार है। विवेक गोयल असिस्टेंट इंजीनियर है तो असिस्टेंट इंजीनियर ही रहेगा, ना नौकरी छोड़नी है ना कुछ करना है, करके देख लेते हैं। अगर हो गया तो सब कुछ चीजें आ सकती है, हेलीकॉप्टर भी आ सकता है, और अगर नहीं हुआ तो जाएगा कुछ भी नहीं। बंदर हूं, बंदर तो रहूंगा ही रहूंगा, उसके अंदर तो कोई टेंशन है नहीं है ना। तो हमने कहा चलो करके देखते हैं। आप खुद ही देखो डिसीजन टेकिंग प्रोसेस क्या होता है। किसी भी काम को अपनी लाइफ के अंदर जब आप करने जा रहे हो, कोई भी डिसीजन, कोई मर्जी डिसीजन, तो हमेशा दो क्वेश्चंस पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, अगर बिल्कुल आशा के अनुसार चला, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, तो अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट कुड बी द बेस्ट आउटकम, सबसे बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट क्या होगा। और सेकंड चीज, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, सब कुछ चीजें उल्टी चली गई, विपरीत हो गया, तो भ्रष्ट से भ्रष्ट रिजल्ट क्या होगा। ये दो क्वेश्चन मतलब जो डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके बारे में पूछे और कॉपी पेन के अंदर लिखे कि बेस्ट क्या होएगा और भ्रष्ट क्या होएगा। अब वापस से पूछना है कि जो बेस्ट होएगा क्या वो मुझे पसंद आएगा, और जो भ्रष्ट होएगा क्या मैं उसको झेल सकता हूं। अगर दोनों के दोनों प्रश्नों का उत्तर यस आवे तो उस काम को करना है, और दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर नो आवे तो उस काम को नहीं करना है। डिसीजन टेकिंग एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल सा ये है कि जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, बेस्ट क्या हो सकता है, भ्रष्ट क्या हो सकता है। जैसे मुझे कोई जना कहे कि तुम यहां से जो है ना उठकर अभी सर्दी की रात के अंदर बाहर अपनी दीवार, हमारा घर बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पे, तो अपनी दीवार जो है वो यहाँ से 100 मीटर दूर है, वहां पे चले जाओ अभी ठंड के अंदर, और वहां से हाथ लगा के वापस आ जाओ। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये डिसीजन इस बात पे डिपेंड करेगा कि मुझे बताओ कि क्या मिलेगा। तो उन्होंने बोला मिलेगा क्या, वहां पे जाके आपको जो है वो एक बंदा खड़ा हुआ है, वो आपको 100 रुपए दे देगा। तो 100 रुपए तो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे यार सर्दी के अंदर वहां जाने के अंदर। तो अच्छे से अच्छा क्या होएगा, 100 रुपए मिलेंगे, है ना। तो मैं नहीं जाऊंगा यार, छोड़ो बेकार है, मैं नहीं करूंगा। मैं आराम से महेश दुबे के साथ बात कर रहा हूँ, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, बाहर नहीं जाने वाला। लेकिन अब मुझे बताया कि बाहर जाओगे तो एक बंदा जो है वो 1 करोड़ रुपए लेके खड़ा हुआ है ना। तो मैं पूछूंगा भ्रष्ट क्या हो सकता है, कि भैया कहीं उधर कोई पुलिस खड़ी हो, या कोई वो मेरे को कोई चाकू से मार दे, कौन 1 करोड़ रुपए देने वाला है। मिल जाए 1 करोड़ रुपए तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर नहीं मिले और वहां पे जाके किसी ने पकड़ लिया, कुछ उल्टा सीधा काम हो गया, तो क्या वो भ्रष्ट मैं झेल लूंगा क्या, कि भैया मैं तो वो नहीं झेल पाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं भैया 1 करोड़ रुपए अपने पास रखो, मुझे नहीं जाना है ना। तो यानी एमवे बिजनेस के अंदर हमने अप्लाई किया
कि अच्छे से अच्छा क्या होएगा, ये जितने मेरे सपने बड़े से बड़े हो सकते हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मैं वो पहला आदमी नहीं होऊंगा जो सपने पूरे करूंगा। ऐसे अनेकों अनेकों लोग एमबीए बिजनेस की हिस्ट्री के अंदर हो चुके हैं जो एक एक 1.5-2 करोड़ रुपया पर डे कमाते हैं। पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस इतना ह्यूज पोटेंशियल है, लोगों ने कमा के साबित कर दिया है। तो अच्छे से अच्छे होएगा तो ये हो जाएगा, और बुरे से बुरा होएगा तो अपने कुछ नहीं है, नौकरी कर ही रहे हैं अपन, कहीं कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोचिंग सेंटर चला ही रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बुरे से बुरा होएगा 4400 रुपए डूब जाएंगे, उसमें से भी कुछ रुपए का सामान मिल गया, कुछ रुपए का ये हो गया, ठीक है यार इतना तो मैं झेल लूंगा, कोई खास बात नहीं है ना। तो बंदर तो रहूंगा उस वाली तर्ज के ऊपर स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद बिजनेस की हम लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गई। हम लोगों ने जैसे ही स्टार्ट किया तो जिन्होंने हमारे को स्टार्ट कराया था उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया। अब उन्होंने क्यों छोड़ दिया कि अब चलो उस वाली कहानी के अंदर क्यों जावे, अपने पास में तो लिमिटेड टाइम है ना। तो उन्होंने छोड़ दिया, उनके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ते गए। कई सारे जनों के लिए एमबीए बिजनेस छोड़ने का एक बहुत छोटा सा रीजन ये होता है कि उसको 5 आदमियों ने मना कर दिया। अरे भैया क्या हो गया, मना तो करना बहुत नॉर्मल, चलो ये तो फिर भी बड़ी बात हो गई। कई जनों के लिए तो इसीलिए छोड़ देते हैं कि भैया जो है वो बड़ा कुटिल मुस्कान हंस गया वो सामने वाला आदमी। तो भैया अंतिम हंसी कौन हंसेगा, जीत जिसकी होगी वो हंसेगा। कई जनों से 2 जनों की हंसी नहीं झेली जाती, उनको लगता है कि यार ये हंस रहा है। कई जने सोचते हैं कि लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो फोन इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि वो आपको वैसे ही पसंद नहीं कर रहे होंगे, आप फालतू एमबीए बिजनेस को दोष दे रहे हो। कई सारे जने है ना, हर चीज जो उनके जिंदगी के अंदर गड़बड़ी हो जाती है ना, तो उसका दोष जो है वो एमबीए को दे देते होते हैं कि मेरी तो इकोनॉमी एमबीए के कारण से खराब हो गई। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं तो बर्बाद हो गया एमबीए करके, कि भैया तू 4400 रुपए लगा के बर्बाद हो गया, तो क्या तू आबाद था कभी भी? है जो 4400 रुपए लगाने से बर्बाद हो सकता है तो आबाद कैसे हुआ, है ना। और ये हो गया वो हो गया, बहुत मेहनत है, बहुत माथा फोड़ी है, बहुत लोगों को बहुत कुछ, ये मेरे से आगे पीछे नहीं घुमा जाता, मैं कन्विंस नहीं कर सकता। अरे भाई किसने बोला तुम्हें कन्विंस करना है? तुम अपने मन के अंदर खुद ही क्वेश्चन पूछते हो और खुद ही आंसर देते हो। क्वेश्चन पूछो तो आंसर उससे लो जिसके पास में आंसर हो। मैं खुद ही क्वेश्चन पूछूंगा, खुद ही आंसर दूंगा, तो उल्टा ही आंसर होने वाला है मेरे क्वेश्चन का, है ना। लोगों को लगता ऐसा है जैसे बिजनेस लोगों को जोड़ने से होता है, लोगों को लगता ऐसा है जैसे कि ये बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट्स बेचने से होता है। कई लोगों को लगता है कि बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, खरीदेगा कौन, है ना। वो अंडरस्टैंड नहीं करते चीजों को कि भैया महंगा सस्ता तो कुछ भी नहीं होता धरती के ऊपर, हर चीज एक रिलेटिव चीज होती है। लोग मुझसे पूछते थे कि भैया आपकी साबुन तो 40 रुपए की है, तो मैं कहता था तुम कौन सी साबुन लेते हो, कि मैं तो 25 रुपए वाली लेता हूँ। तो मैंने कहा कि 15 रुपए वाली भी तो आती है, 25 वाली क्यों लेते हो, है ना। 15 रुपए वाले के लिए भी 5 रुपए वाली भी आती है, और 40 रुपए की जगह 60 रुपए वाली भी आती है। हर चीज रिलेटिव है ना। कौन सी इसमें बड़ी बात हो गई? लेकिन लोग बात जो है वो बस खुद ही क्वेश्चन लेंगे, खुद ही आंसर, है ना। और बस सब हम तो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि भाई अगर मर्सिडीज की एजेंसी मिल रही है और वो भी फ्री के अंदर, वो भी एक भी मर्सिडीज खरीद के नहीं रखनी है, तो उसकी एजेंसी लेने में क्या दिक्कत है? एक मर्सिडीज बेचेंगे तो एक एल्टो जितना कमीशन आ जाएगा। साइकिल की एजेंसी लेंगे तो पता नहीं 1000 साइकिल बेचेंगे तो एक एल्टो कमा पाएंगे, तो क्या फायदा? अगर महंगी क्रीम है कोई 2000 रुपए की, बड़ी लगती थी तकलीफ, ये कौन सी ऐसी दुष्ट महिला, ऐसा लगता था, मेरी सोच ऐसी होती थी, मध्यम वर्गीय परिवार, कि ऐसे कौन होते होंगे कि 2000 रुपए की क्रीम लेंगे। बाद में समझ में आया कि ले रहे हैं तो 20,000 वाली भी ले रहे हैं, तो अपने काम दिक्कत है। एमवे ने थोड़ी बोला है कि तू 2000 रुपए क्रीम लगा, तू 2000 रुपए क्रीम लेके रख। कोई महिला जिसको या किसी पुरुष को चाहिए तो उसको अगर ऑर्डर कर देंगे तो अपने पास में 2000 रुपए की इनकम आ जाएगी, दिक्कत क्या है? जिस चीज को हम अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज को हम यूज करेंगे, जिस चीज को हम सेल कर सकते हैं उस चीज को सेल करेंगे। लेकिन शुरू के अंदर लगता था कि हम तो सेल ही नहीं कर सकते, बेचना तो बहुत छोटा काम होता है ना। बाद में पता चला कि हम तो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, हम तो किसी जने की मदद कर रहे हैं। वो सब चीजें माइंड सेट होती है, एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। सुना ना आपने वो कहानी कि भाई 3 मजदूर जो है वो एक दीवार बनाने का काम कर रहे होते हैं, मंदिर बन रहा होता है। पूछते हैं भैया तुम क्या कर रहे हो? तो पहला बंदा होता है पूछ क्या रहा है यार, धूप के अंदर फ्रस्ट्रेटेड आदमी होता है। आपको मिलते होंगे आस पड़ोस के अंदर कई सारे फ्रस्ट्रेटेड आदमी, है ना। वो कहते हैं कि यार देखो आदमी क्या पूछ क्या रहा है, ईंटों की चिनाई कर रहा हूँ।
दूसरे से पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो, भैया एक दीवार बना रहा हूँ। तीसरे से पूछता है क्या करता हो, भैया भगवान राम का विशाल भव्य मंदिर बन रहा है, उसके अंदर अपना योगदान दे रहा हूँ। काम तो तीनों बंदे वही कर रहे होते हैं, लेकिन तीनों का जो है वो एटीट्यूड अलग अलग होता है। सामान बेचने का पहले मेरा एटीट्यूड बिल्कुल ही खराब होता था कि यार बेचने का काम मैं थोड़ी करूंगा, मैं तो इंजीनियर हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं, बेचने से तो बढ़िया कोई काम ही नहीं है। इस काम के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इस काम के अंदर कितना आराम से, जब बेचने की इच्छा तब बेचो, जब नहीं बेचने की इच्छा मत बेचो। इस काम के अंदर जितना मर्जी पोटेंशियल है, जितना मर्जी बड़े से बड़ा पैसा कमा लो। इस काम के अंदर, बेचने के काम के अंदर सामने वाले आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं तो। उसकी माँ के घुटने दर्द हो रहे हैं, मुझे पता है कि मेरी ग्लूकोजोमिन से एकदम इलाज हो जाएगा, मैं नहीं दूं तो पाप है, मैं दे रहा हूं तो मैं तो उसकी बहुत भलाई कर रहा हूँ, है ना। तो एटीट्यूड बदल जाता होता है। लेकिन उस जमाने के अंदर लगता था यार ये सब क्या कहानी है, ये तो सब चीजें होने वाली नहीं है ना। लेकिन धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बिजनेस हमारे को तेजी से समझ में आ गया, लेकिन जब हमारे को समझ में आया, हमारी अपलाइन छोड़ के चली गई, कोई रहा नहीं, अपलाइन नहीं रहा, कोई बात नहीं है। क्रेडिबिलिटी बहुत जबरदस्त थी, है ना। क्रेडिबिलिटी आज तक भी बहुत जबरदस्त है कि जो बात कहते हैं बढ़िया बात कहते हैं, गलत काम करते नहीं है, सब चीज एकदम जेन्युइन है, किसी का नुकसान करते नहीं है, सबकी भलाई सोचते हैं तो अच्छी चीज करते हैं, है ना। तो जिसको बताते थे वो फटाफट थोड़ी किट ले लेता था उस जमाने के अंदर और खटखट होता था। तो 2 ही महीने के अंदर हम सिल्वर बन गए एमबीए बिजनेस के अंदर। जनवरी 2000 के अंदर हमने एमबीए बिजनेस स्टार्ट किया और फरवरी 2000 के अंदर हम सिल्वर बन गए। अब फरवरी 2000 के अंदर सिल्वर बने तो थोड़े इनोसेंट थे या बेवकूफ थे। अब ये भी एटीट्यूड है कहने का, इनोसेंट कहने का मतलब अच्छे तरीके से कह रहा हूँ, प्यार से बेवकूफ, है ना। कि हमें ऐसा लगा कि अरे अब तो रॉयल्टी इनकम आनी चालू हो जाएगी, अब तो हमारे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे हम। यार ऐसा कैसे हो गया कि पूरी जिंदगी का काम जो है ना, वो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड थे विपिन पॉपली, वो और हम दिल्ली से आए, जब सिल्वर बने तो सातवें आसमान के पता लगा, पता नहीं क्या चीज बन गए हम, क्या हो गया, और ऐसा क्या कर दिया कि पूरी अब जिंदगी भर हमारे को पैसा आएगा, है ना। अब हमारे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो अब हम करेंगे क्या। हमने बीटेक किया, एमटेक किया, इतनी नौकरी करते हैं, ये करते हैं, 2 ही महीने के अंदर इतना काम कर दिया कि अब पैसे आते रहेंगे, मजा आ गया। तो यार क्या जबरदस्त काम हो गया, अब क्या करेंगे, कोचिंग सेंटर बंद कर देंगे। कहते नहीं नहीं यार, बंद तो क्या करेंगे, क्योंकि पढ़ाने में तो मजा ही आता है ना। अब है ना, फ्री में पढ़ाएंगे, बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, बच्चों को सेवाएं देंगे और जिंदगी के अंदर सेवा देने का काम करेंगे, मस्ती करेंगे, अब तो क्या करने का। जैसे सिल्वर बन के आए उसके 1 सप्ताह बाद राजस्थान का सबसे बड़ा अखबार था उस जमाने के अंदर, आजकल नहीं है बड़ा, राजस्थान पत्रिका, है ना। आजकल भास्कर उसको ओवरटेक कर गया, है ना। तो राजस्थान पत्रिका को ओवरटेक करना ही चाहिए था, उसने बेवकूफपूर्ण खबर छापी। राजस्थान पत्रिका ने क्या छापा, मेन पेज के ऊपर, एमवे जैसी कंपनियों से सावधान, एमवे जैसी कंपनियों से सावधान, बिल्कुल मेन पेज के। फिर उसके अंदर उसने बहुत लंबा लिखा कि आपके घर पे एक फोन आएगा जिसके अंदर वो आपको बोलेंगे कि 40,000 रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम आपको आ सकती है, और फिर आपको एक मीटिंग के अंदर बुलाया जाएगा और फिर आपको महंगा पेस्ट बेचा जाएगा। कोलगेट जब 20 रुपए का आएगा तो वो आपको 100 रुपए का पेस्ट बेचा जाता है। फिर जो शैम्पू है वो 100 रुपए का आएगा, वो 300 रुपए का बेचा जाएगा। आपको महंगी महंगी चीजें बेची जाएंगी, आपका पैसा निकाल लिया जाएगा, आप बेवकूफ बन जाओगे। वो सब लिखा है अखबार के अंदर। अभी तो कई सारे लोगों के हंसते हुए चेहरे देख रहा हूं मैं, लेकिन वहां पर लोगों ने तो, सब जने मेरे घर पे आ गए, ऑफिस के कई लोग जोड़े थे वो आ गए ऑफिस के अंदर, उन्होंने कहा कि सर ये क्या खतरनाक चीज है। लेकिन मुझे अपने ऊपर, अमृता के ऊपर, हम पे इतना गर्व है हम लोगों को कि हमारे को ऐसा नहीं लगा, हम बिल्कुल नहीं घबराए, मैं भगवान की कसम कह रहा हूँ। हमें लगा यार अखबार कोई भगवान के घर से थोड़ी छपा है, ये तो बेवकूफ है अखबार वाला, इसने छाप दिया, ये तो गलत बातें लिखी है, इसको पता नहीं कि पेस्ट तो कंसंट्रेटेड होता है। कोलगेट के अंदर जितना पानी है, ग्लिस्टर के अंदर तो उसका 10% ही पानी है ना। मेरे ऐसे से तो कपड़े सर्फ एक्सेल से आधे रेट के ऊपर धुलते हैं, कंसंट्रेशन का तो पता ही नहीं, इसने ऐसे सीधा सीधा रेट लिख दिया, ऐसे कैसे होता है, तो गलत है ना। ये तो कोई सही बात नहीं है। और ये तो किसी एक इंसान ने तो छापा है, भगवान ने थोड़ी छापा है बात। लेकिन लोग नहीं माने इस बात को, और लोगों ने कहा कि सर आपने कहा था 90 दिन की गारंटी है, उस जमाने में 4400 रुपए लगते थे, 90 दिन की गारंटी होती थी कि आप उस किट को वापस कर सकते हो। तो मेरे घर पे किटों का ढेर लग गया और मुझे गाड़ी बुक करके वो किटें वापस करा के आनी पड़ी।
और मुझे पता चला कि बेटा वो रॉयल्टी इनकम अभी नहीं आने वाली, टाइम कर लगेगा, अभी मेहनत करनी, अब तो आती है बहुत सालों से, लेकिन उस समय वो बहुत जल्दी थी, है ना। ऐसा नहीं कि आती नहीं है, बहुत जबरदस्त आती है। आज की डेट क्या, अभी तो बहुत सारे सालों से हम कुछ भी नहीं करें, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा नहीं आवे। लेकिन हम लोगों को एमवे बिजनेस जनवरी 2000 में स्टार्ट करने के बाद जनवरी 2023 चल रहा है, 23 साल में एक भी दिन ऐसा, एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ जब हमारे को बहुत अच्छे पैसे ना आए। रेगुलर पैसे हमारे को आते रहते होते हैं। बस मैं ना ऐसे एंजॉय करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता सकता हूँ, है ना, कि कितने लाखों रुपए की इनकम, लाख नहीं लाखों, कितने लाखों रुपए की इनकम मुझे अभी 15 दिन के अंदर, 16-17 दिन के अंदर क्रिएट हो चुकी है। अपनी टीम को मैं स्क्रीनशॉट भी खींच के भेजता होता हूँ ग्रुप के अंदर कि देखो इसको पैसिव इनकम बोलते हैं, है ना। अभी मेरे को, अब मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है आप कहोगे तो मैं आपके ग्रुप के ऊपर स्क्रीन शेयर कर दूंगा, है ना। तो लाखों, लाख नहीं समझ लो, लाखों लाखों रुपए की इनकम 17 दिन के अंदर जनरेट हो गई। अब इस बिजनेस की ब्यूटी देखो कि हमारी जो अपलाइन है वो 13 अपलाइन बिजनेस छोड़ के चली गई, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि अमृता और विवेक गोयल डायमंड जाएंगे उनके बिजनेस के अंदर, उनको समझ नहीं थी, है ना। तो उन्होंने रिन्यूअल्स नहीं कराए। आज लोगों को समझ नहीं होती कि मैंने अगर एक भी बच्चे को इस बिजनेस के अंदर पैदा कर दिया है तो मेरा बिजनेस को छोड़ने का अधिकार खत्म हो गया है। मैंने अपने विश्वास के ऊपर उसको बताया बिजनेस इतना अच्छा है और खुद ही बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ, व्हाट इज दिस बिग, मतलब कैरेक्टर लॉस है ये, है ना। तो कैरेक्टर नहीं होएगा तो बिजनेस क्या, कुछ भी नहीं होएगा, धरती के ऊपर ऐसे ही घूमना है ना। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, ऐसा तो होना ही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो छोटी छोटी बातों में उलझते हैं, छोटी छोटी बातों में अटकते हैं, उस जमाने के अंदर हम बोलते थे जो 100 रुपए के ग्लिस्टर के रेट में अटक गया वो अपने सपने से भटक गया, है ना। जो छोटी छोटी बातों में अटक गया कि यार ये हो गया, मेरे अपलाइन ने मेरे को मुस्कान नहीं दी, आज मेरे अपलाइन ने मेरा नाम नहीं लिया, है ना, आज मेरे अपलाइन ने जो है वो मुझे अच्छे से नहीं देखा। अरे भैया ये अपना बिजनेस है, जिस दिन ये समझ में आएगा दिस इज आवर ओन बिजनेस, है ना। तो मेरी जो अपलाइन है वो सब छोड़ छोड़ के चले गए, फिर हमारी डायरेक्ट अपलाइन बची, जो अभी कंपनी के कंप्यूटर के ऊपर भी नंबर लिखा आता है कि आपकी डायरेक्ट अपलाइन है चेतन लाल जी है, जो चाय पत्ती के व्यापारी हैं और एमबी बिजनेस के अंदर फाउंडर एमरल्ड है बहुत बड़ी। तो इससे पता चलता है कि चेन सिस्टम तो है ही नहीं है ना। आप जो है वो अपनी अपलाइन से भी आगे निकल सकते हो। आप आज हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करके हमसे पहले डबल ट्रिपल डायमंड हो सकते हो। अगर ये चेन होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। ये दुनिया के 115 देशों के अंदर बिजनेस चलता है, इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन एक प्रोफेशन है, काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है बिजनेस बहुत अच्छा है तो अपने आप हो जाएगा। जैसे जमीन है ना, आपको अगर खेती करनी है तो जमीन अच्छी होनी चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, फिर बीज की परवरिश अच्छी होनी चाहिए, समय समय पे खाद पानी ये सब एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तब जाके वो अच्छी खेती होती है। कोई भी एक जमीन बहुत अच्छी है तो खेती हो जाएगी क्या? जब तक बीज ही नहीं है तो खेती कहां से होगी? बीज बहुत अच्छा है लेकिन वो रॉक के ऊपर पड़ गया तो खेती नहीं हो पाएगी, है ना। और बीज भी अच्छा है, जमीन भी अच्छी है, लेकिन बीज को आके चिड़िया चुग के ले गई तो वो बीज तो डेवलप नहीं हो पाएगा। चांस की बात भी तो होती है, भगवान चिड़िया चुग के लेके चलेगी उस वाले बीज को, है ना, तो खेती बढ़िया नहीं होगी। बीज भी अच्छा था, जमीन भी अच्छी थी, खेत और चिड़िया भी नहीं चुगी, लेकिन उसको पानी नहीं दिया कभी तो खेती नहीं होगी। खाद नहीं दिया, एनवायरमेंट नहीं दिया। तो हमारे को सिर्फ इतना ही कर्म है कि खुद एक अच्छे से अच्छे एमवे के कंड्यूसिव एनवायरमेंट, जिसको विजन 100 कैम्प सिस्टम बोलते हैं, उस सिस्टम के अंदर रहना है और लोगों को उस सिस्टम के अंदर लाना है। हमारे को अगर खुद बढ़िया सिस्टम में रहेंगे और लोगों को बढ़िया सिस्टम में लाएंगे तो जो बीज अच्छा होएगा वो डेवलप होएगा ही होएगा। 10 बीज डालते हैं तो 10 के 10 बीज खेती के अंदर डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन अगर एनवायरमेंट अच्छा दें, सब अच्छा दें, तो प्रोबेबिलिटी लोगों की डेवलप होने की अच्छी होती है। लोगों को सही सलाह देना, सही एनवायरमेंट देना, सही चीज देना, ये हमारा कर्म होता है। हम किसी को कभी भी डायमंड नहीं लेके जा सकते। आपको कोई भी आदमी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ब्रोंज, ब्रोंज फाउंडेशन, सिल्वर कुछ नहीं ले जा सकता। Nobody can make you successful except you yourself. कोई भी जना आपको कामयाब नहीं कर सकता सिवाय आप अपने आप के। हमारे टीम के अंदर यहाँ बैठे हुए सामने दिखाई दे रहे हैं मेरे को योगेश सेन जी,
अभी अमृता मैडम बोल रही थी कि इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं, है ना। सुबह मीटिंग, शाम मीटिंग, ये किताबें, टीचेबिलिटी के लिए एकदम तैयार, सीखने के लिए तैयार, फिर उसको अप्लाई करने के लिए तैयार, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार, है ना, काम भी करते हैं। हर चीज का कॉम्बिनेशन है। व्यापार है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया, एमबीए बिजनेस अब आपने ज्वाइन कर लिया, मेरे को कराओ। कैसे कराएंगे भैया आपको, है ना। मुझे तो एमबीए बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब मुझे तो, मेरा तो हुआ ही नहीं हुआ तो यू आर फेल। हु इज रेस्पॉन्सिबल? यू योरसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल। आपकी अच्छाई का क्रेडिट भी आपको है, आप फेल हो तो उसका क्रेडिट भी, डिसक्रेडिट भी आप ही को है। जिम्मेदारी लेना सीखना है। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि ये बिजनेस आपकी अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस आपकी डाउनलाइन का नहीं है, ये बिजनेस आपका अपना बिजनेस है, तो फिर आपको इसको करने से कोई रोक नहीं सकता। सफलता है तो आपकी है, विफलता है तो आपकी है। आपसे नहीं होता तो आप नाकामयाब हो ना। मेरे से आईएएस का एग्जाम क्रैक नहीं होता तो आईएएस का एग्जाम थोड़ी खराब हो गया, आईएएस की पोस्ट थोड़ी खराब हो गई। लेकिन होता क्या है कि जब मेले जाते हैं ना लोग, तो वो क्या लेके आते हैं, जैसे बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा होता है, तो बांसुरी वाला बहुत मधुर धुन निकालता है, तो वो कहता है कि 20 रुपए की बांसुरी है तो ले लो भाई साहब, ले लो, तो अपन भी ले लेते हैं। बच्चा जिद करता है, ले लेता होता है। उसके बाद घर आके उस बांसुरी को बजाता है जोर जोर से, पाव पाव, गंदी सी आवाज आती है, तो कहता है यार वहां वाली की तो आवाज बहुत मधुर आ रही थी, मेरी वाली आवाज तो बहुत बेकार आ रही है। तो फिर और जोर जोर से कोशिश करता है ना। फिर कहता है यार ये बेकार है, उस वाली बांसुरी उसकी अच्छी थी, इस वाली बांसुरी में देखो छेद है, शायद उस वाले में छेद नहीं होंगे। उसने ना मूर्ख बना दिया, 20 रुपए के अंदर मुझे गलत बांसुरी दे दी। यानी कि कभी तो हम बांसुरी को कोसते हैं, कभी बांसुरी वाले को कोसते हैं, ये नहीं सोचते कि बांसुरी बजाना हमारे को नहीं आता है। बांसुरी का तो बजना तय है, हमें बांसुरी बजाना सीखना होता है ना। तो इस बिजनेस के अंदर हमारे को सीखना होता है। सीखे तो हर चीज होती है। कंक्रीट 5-10 मिनट की बात करते हैं क्योंकि टाइम 1 घंटा ही था। क्योंकि हम लोगों को एमवे बिजनेस इतना अच्छा लगता है, इतना ज्यादा प्यार है कि आपको रात भर तो रात भर अपन आपस के अंदर बातें कर सकते होते हैं। पहले हॉस्टल के अंदर रात रात भर दूसरी चीजों की बातें करते थे, है ना। अब एमवे बिजनेस की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, कॉन्क्रीट बात, कि सबसे पहले चीज ट्रांसफॉर्मेशन होना है, एक जर्नी है, और उसके जर्नी को पूरा करना है, कहानी को पूरा करना है, कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना है। कुलीन देसाई जी ने एक सेमिनार के अंदर बताया था कि या तो आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे या आप इस बिजनेस के अंदर सुपर कामयाब हो जाएंगे, प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड बन जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगा ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने बोला दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे या आप इस बिजनेस के अंदर सुपर कामयाब हो जाएंगे। मैंने ये कैसे पॉसिबल है, छोड़ेगा कौन? इस बिजनेस में छोड़ने जैसी क्या बात है? ना अपन ने कोई नौकरी छोड़ी है, ना अपन ने कोई पैसा लगाया है, तो इसमें छोड़ने वाली क्या बात है, क्यों छोड़ेंगे अपन, है ना। लेकिन बाद में मैंने देखा लोगों को छोटी छोटी बातों पे बिजनेस छोड़ते हुए। कईयों ने कहा ग्लिस्टर टूथपेस्ट यूज करने से उनके घुटनों के अंदर दर्द होने लग गया, है ना, बिजनेस छोड़ दिया उन्होंने, है ना। कई जनों ने बोला कि ये तो जो ऐसा हो गया। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। तो पहली चीज ये है कि अगर विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, जीतने वाले कभी भी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले कभी भी जीतते नहीं है। आज आपका समय सही नहीं है, स्थितियां सही नहीं है, आपको अभी काम करने का समय नहीं मिल रहा, आप प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो नीड नॉट टू वरी, गिव योरसेल्फ टाइम। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल अच्छा समय आपका आना तय है, लेकिन आपका अच्छा समय आया तब तक आप ही नहीं गए तो फायदा क्या होगा। आपकी टीम में अच्छे लोग आए लेकिन जब तक आप ही निकल गए, आपकी टीम के अंदर डायमंड्स आने लगे, आप ही निकल गए। तो वो जो मैं बात बता रहा था उस वाली बात को पूरा करें कि अपलाइन चेतन जी हुए, और चेतन जी की जो अपलाइन है वो कई सारे जने जाने के बाद में हुए। विष्णु मेहरा जी तो शायद विजय प्रकाश जी की अपलाइन है, विजय प्रकाश जी, फिर विष्णु मेहरा जी, फिर पंकज टिटोरिया जी। पंकज टिटोरिया जी ही अपलाइन है आप सब लोगों की, महेश दुबे जी, है ना। तो पंकज टिटोरिया जी की बहुत जबरदस्त टीम है राजस्थान के अंदर, वसीम नकवी, देवेश और ये सब। तो पंकज टिटोरिया जी जानते भी नहीं थे कि महेश दुबे कौन है। पंकज टिटोरिया जी जानते भी नहीं थे कि विवेक गोयल कौन है। पंकज टिटोरिया जानते भी नहीं कि देवेश शर्मा और ये लोग कौन है। लेकिन ये सब पंकज जी की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। और जब पहले दिन कंप्यूटर खुलता है तो पंकज जी की तीनों लगे 1 घंटे के अंदर क्वालिफाई कर जाती हैं।
पंकज जी को मैं पिछले कितने सालों से 21, 22, 23 सालों से एकदम फाइनेंशियली फ्री देख रहा हूँ। 3 की 3 जब सब लैक्स खट 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 क्वालिफाई हो जाती है ना। लेकिन अब बिजनेस की नेचर को समझना है कि पंकज जी हमें जानते भी नहीं थे। आज हम लोग क्या पंकज जी को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं? आज हम सब लोग इतने सारे लोग 483 लोग क्या पंकज जी को अमीर बनाने बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग बिजनेस सीखने के लिए, प्रेरित होने के लिए, बिजनेस के अंदर काम करने के लिए, अपनी जिंदगी के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हैं। पंकज जी कब से फ्री हो गए? तो ऐसा एक भी वैलिड रीजन अपनी कॉपी के अंदर लिख के दिखाइएगा कि जो काम महेश दुबे जी के लिए हुआ, जो काम पंकज टिटोरिया जी के लिए हुआ, जो काम चेतन लाल जैन जी के लिए हुआ, जो काम विवेक गोयल के लिए हुआ, जो काम हजारों लाखों लोगों के लिए हुआ, तो अब ऐसा क्या रीजन है कि वो काम आपके लिए नहीं होएगा? कैन यू से एनी वन रीजन? वो रीजन हो सकता है तो सिर्फ आप ही हो सकते हैं। आप अगर नहीं कराना चाहोगे अपने लिए तो नहीं है, आप कराना चाहोगे तो होएगा, है ना। तो सक्सेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो आप खुद है। करना क्या है बिजनेस के अंदर? जमाने के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना है। नए हो तो अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, पुराना है उसको अपडेट करना है। जो पुराने लोग हैं उनके पास ज्ञान का बोझ इतना ज्यादा है, ज्ञान की गठरी इतनी भारी है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ा नहीं जाता है ना। उनको बोलते हैं नॉलेज कॉन्स्टिपेशन हो गया है, इतना ज्यादा ज्ञान ले लिया है, एक्शन करते नहीं है तो काम चलेगा नहीं, अपडेट करेंगे नहीं। नया आदमी तो अपडेटेड ही है, पुराने को लगता है यार बहुत किया, ये किया। बहुत गलतफहमी होती है कि बहुत किया, लेकिन ये पता नहीं होता कि क्या बहुत किया। काम दिमाग के अंदर ही बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, फिजिकल रूप से ज्यादा काम कर नहीं रहे होते। मैं कहता हूँ डायरी दिखाओ, कितने प्लान दिखाए, है ना। महीने भर के अंदर एक प्लान भी नहीं दिखाया, कई जनों ने साल भर में एक भी प्लान नहीं दिखाया, फिर कहते काम बहुत किया। ये मीटिंग अटेंड करना काम थोड़ी है, इस मीटिंग से तो काम करना सीखना है। काम तो पूरा का पूरा एमवे बिजनेस के अंदर 3 ही काम है। प्रोडक्ट्स को यूज करना है 100%। अगर मेरा अपना बिजनेस है और मैं खुद के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता तो मुझे कोई भी सपना देखने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गर्व के साथ, प्राउड के साथ कह सकता हूं, जिस दिन से एमवे बिजनेस में आया हूं, कोई सामान अगर मेरी कंपनी एमवे बनाती है, मेरी कंपनी, आपकी कंपनी, अपन सब एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स है, और जो मेरा अपना है अगर मैं उसी को यूज नहीं करता हूं, मैं दूसरे जगह से सामान लेके आता हूं, पिताजी का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल सामने वाले के पेट्रोल पंप से डलाता हूं, तो या तो मेरा दिमाग खराब है, या मेरा पेट्रोल खराब है, या पिताजी से रिलेशनशिप खराब है। 3 ही कारण हो सकते हैं। आपकी अपनी एमवे कंपनी है और आप टूथपेस्ट जो है वो एमवे का यूज नहीं करते, है ना। तो या तो एमवे का टूथपेस्ट खराब या आपका दिमाग खराब है, या आपके साथ अभी एमवे की रिलेशनशिप सही नहीं है ना। तो हमारी तो पहले दिन से रिलेशनशिप एकदम सही कि जो सामान एमवे बनाएगी और मैं यूज करूंगा तो एमवे का ही होगा। डजंट, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इतना सस्ता महंगा, अच्छा बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कंपनी है और मुझे यूज करना है तो मेरी कंपनी का करूंगा, ये पॉलिसी मैटर है। मेरी बच्ची कहती थी कि पेंटीन शैम्पू लाओ पापा, मैं कहता नहीं बेटा सेटनिक 2-in-1 शैम्पू आएगा। क्या यार, ये तो फिर बच्चे, एक दूसरा मेरा दोस्त देख रहा था कि विवेक तुम तो कहते हो लाइफ ऑफ चॉइसेस होनी चाहिए, लाइफ ऑफ कंप्रोमाइजेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो आपने अपनी बच्ची की चॉइस ही खत्म कर दी। आप अपनी बच्ची को कह रहे हो कि आप उसको सेटनिक ही यूज करना पड़ेगा, पेंटीन यूज नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं यार, ये बिजनेस का मैटर है, ये पॉलिसी मैटर है। अगर लाइफ के अंदर चॉइसेस चाहिए तो यहाँ पर तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, पेंटीन तो नहीं मिलेगा, है ना। अगर पेंटीन शैम्पू यूज करते हैं तो अभी लाखों की रॉयल्टी नहीं आती होती, है ना, सेटनिक यूज करने से ही आती है। तो मुझे कुछ नहीं भैया, तू कुछ कह ले, मुझे बेवकूफ समझ ले, मैं तो यूज करूंगा तो एमवे का ही करूंगा, वरना दूसरा यूज नहीं करूंगा। मेरे परिवार में तो पॉलिसी मैटर है। कई बार आती थी कि बाई आ गई कि कहती है आपके विम, ये जो है ना विम बारी चाहिए मुझे, को आपके डिश ड्रॉप से बर्तन साफ नहीं कर पाती मैं, तो मम्मी ने ला के दे दी उसको विम बार खरीद के। मैं जैसे ऑफिस आया, है ये विम बार, सीधे निकाल के बाहर फेंक दी। थोड़ी मम्मी गुस्सा हुई कि ये क्या काम है, 35 रुपए की आई थी, मेरा तो 35,000 की आई हो, मुझे क्या करना है, ये तो आ नहीं सकती घर के अंदर। अगली बार फिर आई, फिर मैंने कहा कि भैया विम बार नहीं चलेगी, इस बाई को नहीं चाहिए तो बाई बदल दो, खुद कर लो, बर्तन नए खरीद लो, रोज नए बर्तन ले आओ,
लेकिन घर के अंदर विम बार नहीं आएगी। तुमसे बर्तन नहीं साफ होते डिश ड्रॉप से तो बाई बदल जाएगी, लेकिन कट्टरता चाहिए कहीं ना कहीं, प्रिंसिपल चाहिए। अगर प्रिंसिपल नहीं होंगे तो सक्सेस इतनी बड़ी नहीं मिलेगी। गुडी गुडी करने से बड़ी सफलताएं नहीं मिलती होती। गुडी 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 गुडी, हाँ कर लो, आराम से कर लो, ये करो, उससे नहीं होएगा। तो एमवे बिजनेस का 100% प्रोडक्ट यूज पहले हमने करा, और वही काम हमने जो है वो लोगों को सिखाया, और वही काम डुप्लीकेट हुआ। लेकिन यूज तो मैं लिमिटेड ही कर सकता हूँ, है ना। अमीर आदमी है तो 50,000 रुपए महीने का सामान यूज कर लेगा, मध्यम वर्गीय आदमी है 10,000 का कर लेगा, गरीब है 2,000 का करेगा, 1,000 का करेगा। तो फिर 1,000 ही रुपए का सामान यूज होएगा, 50,000 का सामान यूज होएगा, तो करोड़ों रुपए कैसे आएंगे। टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। टर्नओवर बढ़ाने के लिए हमने अपने 10, 15, 20, 25 ग्राहक बनाए। अब तो 100 की संख्या में बन गए। लोग अपने आप लेने आते हैं। किसी का च्यवनप्राश खत्म होता है, किसी की तुलसी खत्म होती है, किसी को डेली चाहिए, किसी को एसिड चाहिए, किसी को फेस वॉश चाहिए, किसी को चाहिए। हर रोज सामान बिकता है आराम से 200, 300, 100, 200, 300 पीवी का। जबकि हम कहते हैं महीने के अंदर इतने पीवी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन जब करने लगते हैं तो रुकता नहीं है, रोज का रोज सामान बिकता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टर्नओवर करने के लिए रिटेलिंग करते हैं। लेकिन माल बेचेंगे पैसा आ जाएगा, ज्यादा बेचेंगे ज्यादा आ जाएगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं आएगा। हम तो एक ऐसा काम करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क, जिसमें काम करें एक बार और पैसे आए बार बार। उसके लिए बनानी है टीम, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। तो तीनों के तीनों काम आपको सीखने हैं, तीनों के तीनों काम सीखने के बाद सिखाने हैं। और पहले सीखना है, करना है, करना है, सीखना है, दोनों साथ साथ चलते हैं। यूज करके सीखते हैं और सीख कर यूज करते हैं, बाद में लोगों को सिखा देते हैं। थोड़े लोगों को ज्यादा सिखाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत सारे लोगों को सिखाने से फायदा नहीं होगा। ज्यादा सीखना है और थोड़े लोगों को ज्यादा सिखाना है। 8-10 परिवारों के साथ इतना परमानेंट, इतना जबरदस्त रिलेशन हो कि बस फिर अपना जिंदगी एकदम जबरदस्त तरीके से उन 8-10 लोगों की जिंदगी बढ़िया कर दो, आपकी जिंदगी एकदम शानदार होने वाली है, तय है। अपडेट क्या करना है, जैसे नए जमाने के अंदर डिजिटल युग आ गया, तो आप लोग जो है वो यहाँ पर आकर ये सेमिनार अटेंड कर रहे होते हैं। मुझे तो फिजिकल के अंदर ही मजा आता है ना, मेरे को तो डिजिटल मीटिंग में मजा नहीं आता। कोरोना के अंदर जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो उनका बिजनेस पीछे रह गया। कोरोना के पीरियड के अंदर डिजिटल ही करना था, अब डिजिटल शाम को, दिन के अंदर फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं, लोगों से मिल भी सकते हैं, ओपन मीटिंग भी कर सकते हैं, और बाद के अंदर जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है उसके अंदर डिजिटल काम कर सकते हैं। व्हाट्सएप को अच्छे से यूज करना होता है, सोशल मीडिया को यूज करना होता है, बैलेंस बनाना होता है। हम लोग जैसे बुक रीडिंग क्लब करते हैं सुबह 7:30 बजे, है ना, तो उस बुक रीडिंग क्लब के अंदर अभी 200 लोग आते हैं, किताब पढ़कर आते हैं। इफेक्टिव कैसे होना है, अभी वो किताब चल रही है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। विजन 100 कैम जो सिस्टम हम है उसको फॉलो करते हैं। एक सीडी जो सुमित बहादुर जी का पॉडकास्ट आता है, 81 आ चुके हैं। मैं 81 के 81 को 2-2, 3-3 बार सुन चुका हूँ। जिस दिन आता है जल्दी से जल्दी टॉप प्रायोरिटी वो होती है कि उसको सुनना ही सुनना है। उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सुन लेते होते हैं। एक स्टोरी आती है मंडे को, उसको सुन लेते होते हैं। गुरुकुल को आपको हमेशा खोलना है, रोज हैबिट डालनी है। एमवे रोज हमारे को मैसेज दे रही है कि गुरुकुल को रोज खोलने की हैबिट आप डालो। आप हमारी सीडी गुरुकुल के ऊपर सुनो, आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी। आज तो हमने बीच बीच के अंदर स्टोरी बताई, ऐसी 250 सीडी पड़ी हुई है वहां पे। आपको 250 दिन चाहिए उसको सुनने के लिए, 1 साल, है ना, बीच में 1-1, 2-2 दिन निकल भी जाएंगे। तो हर रोज एक सीडी सुनने की आदत डालो, तब आप देखो आपका बिलीफ लेवल बढ़ जाएगा, फेथ लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि एमवे बिजनेस के अंदर फेथ लेवल ज्यादा चाहिए होता है, नौकरी में फेथ लेवल नहीं चाहिए होता है। सब लोग नौकरी पे जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो, तनख्वाह मिलनी, फेथ किस बात का। किसी दिन बॉस ने डांट दिया तो मूड खराब करके नौकरी छोड़ नहीं देते होते। किसी दिन कई लोगों को चार्जशीट मिल जाती है कि जो ट्रांसफर हो जाते हैं तो नौकरी छोड़ नहीं देते होते। यहाँ पे तो एक जने का बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं आया, छोड़ दो। विश्वास नहीं होएगा, नॉलेज नहीं होएगी तो छोड़ना ही ऑप्शन होएगा, क्योंकि करना आसान, छोड़ना उससे भी ज्यादा आसान। तो विश्वास कब आएगा, जब नॉलेज आएगी। अगर मेरे कहने से विश्वास आएगा तो किसी और के कहने से चला जाएगा। मेरे कहने से आ जाता है, दूसरे कहने से चला जाता है, वो कहेगा विश्वास हुआ। विश्वास 100% चाहिए। मैं कहूं कि मेरे पत्नी के ऊपर मुझे 99% विश्वास है, तो वो 100% अविश्वास है। 99% विश्वास जैसी कोई चीज नहीं है। तो 100% फेथ, नॉलेज तो कभी 100% हो नहीं सकती,
होती रहेगी। एक्शन लेते रहें, अपने आप को पहले टीम का सबसे अच्छा आदमी बनावें, टीम प्लेयर बनावें। पहले आप महेश दुबे जी, रविंद्र राठौड़ जी की शानदार टीम के अंदर शामिल होवें और उन्हीं की मदद से अपनी एक टीम बनावें। पहले एक टीम का पार्ट बनना है और उसी टीम की मदद से खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन टीम बनानी है। बहुत सारी टेक्निकल बातें बहुत सारे समय-समय पे आप सीख सकते हो। बहुत सारे गुरुकुल के ऊपर टॉपिक्स हैं। जिन-जिन टॉपिक के बारे में आप जानना चाहो, स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहो, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना चाहो, यूनिटी के बारे में जानना चाहो, कोर प्लस इंसेंटिव कैसे मिलते हैं, सीएसआई, बीएफआई, बीबीआई कैसे मिलते हैं, पीजीजीआई, एफजीआई, टीटीसीआई ये सब चीजें कैसे मिलती हैं, एमरेड बोनस कितना होता है, डायमंड प्लस बोनस कितना होता है ना? एग्जीक्यूटिव डायमंड, फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड, डबल डायमंड कैसे बोनस है, डेप्थ बोनस कैसे आता है, ये सब चीजें आप अपनी मीटिंग्स के अंदर सीख सकते हो। है ना? लेकिन लगातार आज की मीटिंग के बाद निर्णय ये लेना है कि एमवे बिजनेस को मुझे कामयाब होके करके दिखाना है, क्योंकि अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर कामयाब होता है तो मैं क्यों नहीं होऊंगा? ऐसा एक भी रीजन नहीं है। कई लोग सोचते हैं वो फेल हो गया तो मैं भी होऊंगा। एटीट्यूड, वो 10 फेल हो गए मैं भी होऊंगा, ये क्या बात हुई? अगर एक भी कामयाब हो गया तो मैं भी हूं। 1000 फेल हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कामयाब होता है तो मैं भी होऊंगा, क्योंकि लोग आएंगे लोग जाएंगे, बिजनेस की नेचर है। ऐसा कोई धरती के ऊपर फुल प्रूफ इंजन बना नहीं जिसके अंदर सारे के सारे जने कामयाब हो जावे। 10वीं के आसान से एग्जाम के अंदर 50% लोग फेल कर जाते हैं, तो यहाँ पर तो ये जिंदगी का एग्जाम है, पीढ़ियों का भविष्य बना रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हर साल फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, इतना मान सम्मान हो रहा है, इतने लोगों की जिंदगी को टच कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की रॉयल्टी इनकम जनरेट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर तक ला रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि बस ज्वाइन कर ले और हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्या करना पड़ता है? एडमिशन लेना है गुरुकुल के अंदर और अच्छे से अच्छा स्टूडेंट बनना है। पहले अच्छे स्टूडेंट बने, बाद में अच्छे टीचर बने। लर्न, टीच, डुप्लीकेट और आपकी अपलाइंस की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। रविंदर जी के साथ इस बार कॉर्डेलिया के अंदर हमने इतना ज्यादा डांस किया जिसकी कोई हद नहीं। हर शाम डेक के ऊपर क्या मस्ती करते थे, क्या मस्त डांस करते हैं रविंदर जी, मजा आ जाता है। और कितने बढ़िया इंसान है और कितना बढ़िया तरीके से सब जनों को सिखाते हैं। इनकी स्टोरी भी जो है वो विजन 100 के ऊपर पड़ी हुई है, आप सुनो। एक एक स्टोरी के अंदर एक एक चीज आपको बता देगी। लेकिन लास्ट बात मैं यही बोलूंगा कि कामयाब होने के लिए आपका माइंडसेट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए और एक्शन सेट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। एक किताब हम लोगों ने पढ़ी थी हमारे बुक क्लब के अंदर, 10x माइंड एंड 10x एक्शंस। एक्स से काम नहीं चलेगा अभी। 10x माइंडसेट, स्ट्रांग माइंडसेट, स्ट्रांग एक्शन, नोबडी कैन स्टॉप यू टू सक्सीड इन योर लाइफ। सी यू ऑन द टॉप। गो कैम। बैक टू महेश दुबे जी। क्या बात है, वाह सर वाह। विवेक जी आपने आज तो एक नया जीवन दे दिया सबको, मुझे लगता है। और सभी लोग, मैं चाहूंगा कि तहे दिल से आशीर्वाद वाली ताली, ब्लेसिंग वाली ताली अंतरात्मा से बिल्कुल बजाइए, क्योंकि आज जो दिया है सर ने, विवेक जी ने, मैं सच बता दूं आज कुछ छोड़ा नहीं, स्टोरी से लेकर के और सब कुछ कवर कर दिया। अब यही है कि जिसके भाग्य विधाता सीधे हैं वो इन बातों को ग्रहण करेगा और 100% करके निकल जाएगा। आपको बताऊं ऐसे ही मीटिंग्स हम लेते रहे, अटेंड करते रहे और यहाँ तक आ गए। आपको भी वही करना है। मैंने पहले ही कहा था कि आज आपको हमने कहा था कि एक एक बातें लिख लेना, समझ लेना। मुझे लगता है कि आज विवेक जी ने जो दिया है ना, तो स्वयं परमात्मा ये अवतार लेकर के आ गए और सब कुछ दे दिए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इससे बढ़िया कुछ नहीं मिल सकता। परमात्मा को धन्यवाद कहिए। बार बार विवेक जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय ला करके और हम सभी को दिया। परमात्मा आपके जीवन में और भी सारी खुशियां दें, आपके सभी सपने पूरे करें, यही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। आप दीर्घायु हो, आप दुनिया में नाम रोशन करें, ये हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, तो आप सभी डायमंड बने, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।